हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक्स डिप्टी सीएम मिस्टर कुविंद्र गुप्ता जी से। काफ़ी सारे मुद्दों पे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ शेयर इंडिया में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एसपीओज़ को लेके। जिस तरह से एसपीओज़ पिछले 20 से 25 साल से जो है अपनी सर्विसेज जम्मू कश्मीर पुलिस में दे रहे हैं और अपने जम्मू कश्मीर की रक्षा में अपना सीना तान के जो हैं गोलियों के सामने खड़े रहते हैं। काफ़ी सारे एसपीओज़ हैं जो अपनी शहादत भी करवा चुके हैं। तो एसपीओज़ के लिए कोई पॉलिसी अभी तक फ्रेम नहीं हो पाई है। सर, क्या कारण है? देखिए, समय समय पर ये चीज़ें सरकार के ध्यान में भी लाई जाती हैं। हमारे जब मैं स्पीकर था या उस वक्त भी ये चीज़ें आई थी, लेकिन ये कारण रहे कि सरकारें टूट गई, उसके कारण से ये चीज़ें रही। और ख़ास करके देखा जाए तो एसपीओज़ ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के दौरान बड़ा ही गजब काम किया है, अच्छा काम किया है। बहुत से लोग शहीद भी हुए हैं। तो जब भी कोई पुलिस की भर्ती की जाती है तो इनको प्राथमिकता दी ही जाना चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान आने वाले समय में बनने वाला है। ये केंद्र के ध्यान में भी लाया गया था, राज्य सरकार में जो एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी साहब बैठे उनके ध्यान में भी है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इस चीज़ को ग्राउंड पर लाया जाएगा और एसपीओज़ को जो पुलिस के मुताबिक ही बिल्कुल नज़दीक उनकी जो पे है या सब चीज़ें हैं, जो पर्क्स हैं, उनको मिलेंगी। आने वाले समय में जो एसपीओज़ हैं उनको उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा भविष्य जो है अच्छा होने वाला है। बिल्कुल। हम चाहते हैं मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने काम किया है उनको, ठीक है कि उस वक्त समय के अनुसार कुछ कारणों से उन्हें टेम्परेरी लगाया गया था, लेकिन प्राथमिकता उनको मिले, इस प्रकार का प्रावधान किया ही जाएगा। जी सर, जिस तरह से अगर हम ऑल डेली वेजर्स की बात करें, वो विभिन्न डिपार्टमेंट्स में जो है अपनी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। 25-25, 33 साल से वो लोग भी दे रहे हैं और कुछ तनख्वाहों में इजाफा उनका हुआ था। अभी 750 रुपये किसी को मिल रहा है, किसी को 5000 मिल रहा है। तो अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरह की तनख्वाहें भी उनको मिल रही हैं, लेकिन उनकी भी कोई मतलब अभी तक कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं हो रही है। अभी अगर हम पीएचई या ऑल डेली वेजर्स की बात करें, वो अभी स्ट्राइक पे मतलब जा रहे हैं। अभी मेमोरेंडम दे के आए हैं अभी चीफ इंजीनियर ऑफिस पीएचई बीसी रोड पे। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए काम शुरू हो चुका था। जब एक बार विधानसभा में बात आई तो 60,000 लोगों को कहा गया था जी। बाद में ये रातों रात 1 लाख हो गए। इसमें से कुछ ना कुछ तो ऐसी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं जिसके कारण से ये सारा मसला अभी तक लटका हुआ है। जी। इन लोगों ने डिपार्टमेंट में पूरी भर्तियां ना होने के बावजूद अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ लोग इनका एक रिकॉर्ड जिस हिसाब से होना चाहिए वो अभी तक पूरा नहीं है। वाकई में कईयों ने तो अपनी ज़िंदगी यहाँ पर बता दी है, 20-20, 25-25 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब तो कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं है उनको कि किसी और डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, एज भी बढ़ चुकी है। उसके लिए पॉलिसी फ्रेम करनी भी चाहिए और उनको फेस मैनर में किया जाना चाहिए। ठीक है, सरकारों के पास पैसों की दिक्कत रहती है या जिस प्रकार से, लेकिन समयानुसार इनका जो वेतन तो बढ़ाया ही गया था, लेकिन इनको एक तयशुदा तरीके से परमानेंट अगर नहीं भी किया जा सकता है, जब तक वो नौकरी करें ये अपनी आयु के अनुसार, तो उनको एक ऐसा इतना लगभग मानदेय उसको उनको मिलना चाहिए जिससे कि वो अपना गुजारा सही प्रकार से कर सकें। सरकार ने पहले भी बढ़ाया था, अब और उसको महंगाई के अनुसार या दूसरी चीज़ों के अनुसार, बढ़ते समय के अनुसार उसको पूरा किया जाना चाहिए। कुविंद्र सर, कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स आप तक पहुंचाना चाहेंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। न्यूज़ शेयर इंडिया सर। जी, बोलें सर। जी, हम एसपीओ बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से सर। जी, इधर कुविंद्र जी आपकी बात सुन रहे हैं। डिप्टी सीएम, एक्स डिप्टी सीएम हैं, इनसे बताएं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, हम ये कहना चाहते हैं कि सर हम ड्यूटी दे रहे हैं सर, शाना बशाना हम कांस्टेबल के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। हमें इतनी मुसीबत उठाना पड़ता है सर, पता नहीं है कि हमारा परिवार कैसा चल रहा है। हमारे भी बाल बच्चे हैं सर। कम से कम 35,000 एसपीओ है सर। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ सर। कम से कम यहाँ पर 800 के करीब एसपीओ यहाँ पर हैं सर। आप किस साल में भर्ती हुए थे? जी सर, 2016 में सर। 2016 में? जी सर, हाँ 2016 में। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हर कोई है सर। मैं खुद टीडीसी पास हूँ सर, मगर हर कोई इस वक्त सर इस मुसीबत से गुजर रहा है कि हम सरकार ने स्कीम
की है सर इनके लिए, कांस्टेबल के लिए selection देखिए, के मैं आपकी लिए? ध्यान में लाना चाहता हूँ, पहले भी चाहे वो एसपीओ थे, उनकी जो पे वगैरह था, हमने प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाया था, उन्होंने इस चीज़ को बढ़ाया भी, आप सब ये चीज़ जानते हैं। सर हाँ सर वो सर, हाँ, सर वो हमें, तो सर, वो हमें पता है। प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में बड़ी चिंता है। अब डायरेक्ट जो इसका इसमें जो इंटरवीन कर सकते हैं वो एमएचए है, उनसे भी दोबारा बात की जाएगी। अब उसका आगे क्या हो सकता है इससे बेहतर, उसके बारे में बात करेंगे, आप चिंता मत करिए। सर हम यही कहना चाहते हैं सर, और कुछ नहीं हम कहना। हमारे लिए इनने प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे लिए ये स्कीम की थी कि 6,000, 9,000, 12,000, 15,000, 18,000, मगर जब तक कि मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, जब तक मैं 12,000 तक जाऊंगा तब तक मैं एवरेज पे हो जाऊंगा सर। और नहीं, हमने ये भी बात की है कि जो लोग अभी ओवर एज नहीं हैं उनको कम से कम प्राथमिकता दी जाए, उनको पहले उनको लिया जाना चाहिए। कुछ परसेंटेज ऐसी जो नई भर्ती होती है उसमें अगर 50% बाहर से लोगों को लिया जाता है, 50% एसपीओ को लिया जाया चाहिए, और नई भर्तियां जल्दी ही हो रही है और काफ़ी हो रही हैं। जी वही मैं कहता हूँ सर, आप मेरी बात सुनिए सर, मगर जो इसमें इनको एजुकेशन अलाउंस दिया इनको कांस्टेबलों को, हमारी भी बच्चे हैं, हम कैसा गुजारा कर रहे हैं सर। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मेरे पास 3 बच्चे हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनका मैं फीस अदा करता हूँ। मैं इस वक्त लेता हूँ सैलरी सर 9,000। घर मेरा कैसा चल रहा है, मेरे बच्चे कैसे चल रहे हैं सर, यही हम कहना चाहते हैं। और हम प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार है कि वो हमारे लिए कुछ पॉलिसी फ्रेम करिए सर, और जनाब अमित शाह साहब के हम बहुत शुक्रगुजार है कि वो हमारे लिए कुछ स्कीम लॉन्च करे जिससे हम भी खुश हो जाएंगे सर। चलो, आपकी बात जरूर उनके सामने रखी जाएगी और जल्द ही इसका कोई हल होगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। शुक्रिया। ओके जनाब। सर जिस तरह से अभी जैसे एसपीओ हैं और इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं सामने रखी, अब आने वाले समय में जो है इनको मतलब आश्वासन आपके द्वारा यही दिया गया कि आने वाला समय जो है इनके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, पहले भी इसमें बेहतरी की है और केंद्र सरकार ने इनके बारे में सोचा है, तो अब भी सोचेंगे। जो इतनी बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में लाने का, उसके लिए सुरक्षा बलों ने बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं और उनको सलाम भी करना चाहिए। तो उनके लिए निश्चय ही हर चीज़ के लिए प्रधानमंत्री बड़ी बारीकी से सोचते हैं और समय समय पर जो जम्मू कश्मीर की हमारी लीडरशिप है उनके ध्यान में ये चीज़ें लाते हैं, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, उनसे बात होती है। तो ये सब चीज़ें भी एसपीओज़ ज़्यादा हमारी स्टेट में ही हैं, इस चीज़ को ध्यान में लाया जाएगा। सर डोमिसाइल की अगर हम बात करें, जिस तरह से डोमिसाइल की नोटिफिकेशन आई है, पहले जब लॉ लाया गया था उसमें भी लोगों के द्वारा अपोज किया गया, उसमें भी अब मतलब अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। अब जो नोटिफिकेशन आई है उस पे आपका क्या स्टैंड है? देखिए, कोई भी जब नई चीज़ होती है तो नेचुरली उसमें कुछ खामियां रहती हैं, तो अगर उसमें ध्यान में एडमिनिस्ट्रेशन के या हमारे ध्यान में लाते हैं तो उसमें आता है। ये कुल मिलाकर के जनता की बेहतरी के लिए है। और धारा 370 टूटने के बाद, 35 से हटने के बाद एक नया जो हमारे पास चैलेंज आया था डोमिसाइल लॉ, उसमें हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में हम जा सकें और जाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए। जम्मू कश्मीर इसी के कारण से अलगाववाद में गया कि इसको अलग एक इसकी पहचान ठहराई गई। तो उस सारे माहौल में ये बड़ा ज़रूरी था और मुझे लगता है कि डोमिसाइल लॉ जो भी बना है बेहतर है। कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर सर्विस करता है, कोई डॉक्टर यहाँ पर एम्स बनने वाला है, एम्स में आकर के डॉक्टर अगर यहाँ पर अपनी सर्विसेज देता है, क्या वो यहाँ अपना मकान नहीं बनाएगा? उसको डोमिसाइल नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर वो कुछ देते हैं, बाद में जाकर के वो अपने शहर में जाएगा, उसकी कोई पहचान नहीं रहेगी। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि उनके बच्चे अगर पढ़ते हैं, उनका क्या कसूर है, और उसके फादर की सर्विस है, तो उनको ये सब चीज़ें उसमें लाई गई हैं। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें ठीक होने वाली हैं। जो लोग समझते थे कि हम धारा 370 के नाम पर ब्लैकमेलिंग करेंगे, कम से कम वो ख़त्म हो गई है। तो सर क्या आपको ये लगता है कि कश्मीर में भी मतलब जो बाहरी राज्यों के लोग आएंगे वहाँ पे भी नौकरियाँ कर सकते हैं या ज़मीनें लेके वहाँ पे रह सकते हैं? बिल्कुल रहना चाहिए। अब ऐसा तो कोई नहीं होता, कुछ करोड़ों में 1-8% लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरी स्टेट में जाकर के बसते हैं। कोई भी अपनी जो जन्मभूमि या दूसरी भूमि के हालात के कारण से छोड़ता है, अदरवाइज़ कोई नहीं। अब मैं
मेरे फादर की सर्विस पंजाब में थी, मैं पंजाब में पढ़ा, हरियाणा में पढ़ा, हिमाचल में पढ़ा, जब बाद में अपने घर आकर के जम्मू कश्मीर में आ गए। इसी तरह से लोगों की यही ज़्यादा प्रयास रहता है। कोई लोग होते हैं जो नई सिटीज़ बनते हैं, चंडीगढ़ जैसे, कोई नोएडा, कोई ये जो सरकारी अफसर होते हैं उस प्रकार की करते हैं। अदरवाइज़ बाहर से ना तो कोई आता है तो ना कोई जाता है। ये इसी प्रकार से चलनी चाहिए। अगर कोई आके बसता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। सर, इसमें जो रेफ्यूजीज़ या गोरखाज की अगर बात करें, उनको जो है उनका हक जो है पिछले 70 सालों से नहीं मिल रहा था, अब जाके उनको डोमिसाइल की वजह से वो मिल रहा है। लेकिन सर, उनके साथ साथ में पूरे स्टेट के जो बाशिंदगान हैं उनको लाइन में खड़ा करना, ये काफ़ी लोग इस पर भी नाराज़ हैं। ये बिल्कुल गलत सोच है। देखिए, महाराजा की फ़ौज में ये गोरखाज आए थे तो उनको लाया गया था। वाल्मीकियों की बात करें तो वाल्मीकि को बाहर से लाया गया था यहाँ पर सफाई व्यवस्था के लिए। क्या उनके हम ये सब चीज़ें छीन लें? अब जब 1947 में जो लोग जाकर के दूसरे स्टेटों में बस गए उनको तो अधिकार मिल गए, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ अगर जम्मू में आते हैं उनका क्या कसूर था? हालात इस तरह के थे। अगर उनको 70 साल नागरिकता ना मिले और इस प्रकार के लोग जो उन पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करना चाहते हैं वो गलत है। इसके लिए पूरा उनका साथ देना चाहिए। हम उनके साथ हैं। अगर गलत आवाज़ें उठती हैं उसके हम साथ नहीं। तो जिन लोगों के स्टेट सब्जेक्ट हैं उनको भी स्टेट सब्जेक्ट अपने जमा करवाने हैं, उसके बाद उनको डोमिसाइल लेना है। मतलब लोगों की मांग ये है कि जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स हैं उनको लाइन में ना खड़ा किया जाए, उनको वही डोमिसाइल में कन्वर्ट किया जाए। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले आदरणीय राम माधव जी के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी। हमने ये कहा था कि डोमिसाइल के मामले में लाइन में खड़े होने वाला काम कुछ नहीं होगा, इजी प्रोसेस बनाया जाएगा, घर पे बैठ कर के ऑनलाइन होगा, इसी तरह का होने वाला। घर पे बैठ के ऑनलाइन हो जाएगा। सर, इंटरनेट तो चल नहीं रहा है तो कैसे लोग मतलब उस पर अप्लाई करेंगे? देखिए, देश की जब स्थिति इस प्रकार की होती है, बॉर्डर पर इस प्रकार की स्थिति होती है, आपने देखा है कश्मीर में किस प्रकार के इंटरनेट का दुरुपयोग किया जाता था। देखिए, हम तब भी जीते थे, लेकिन इंटरनेट आना चाहिए। आज बच्चों की पढ़ाई इंटरनेट पे हो रही है, लेकिन ये 2G के माध्यम से भी। और हमने उनके ध्यान में लाया है, पिछले दिनों राम माधव जी का बयान भी आया था, क्योंकि वो हमारे जम्मू कश्मीर के जो मामले हैं उनको देखते हैं, उनके ध्यान में ये चीज़ें लाएगी। जो इलाके सही हैं वहाँ पर तो 4G शुरू कर दिया जाएगा। जी सर, टोल प्लाजाज़ की अगर बात की जाए तो जम्मू में जो है टोल प्लाजाज़ आए दिन नए टोल प्लाजाज़ लगाए जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? जम्मू वाले मतलब हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए टोल प्लाजाज़ भी जम्मू को गिफ्ट किए जाते हैं? देखिए, ऐसा नहीं होता। ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एक मापदंड रहता है, जहाँ भी सड़कें बनती हैं जी, वहाँ पर कुछ जगह को लेकर के टोल लगाए जाते हैं, क्योंकि वो पैसा वहीं से रिकवर होता है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि हमारी जो स्टेट है वो उसकी परिस्थितियाँ कुछ अलग से रही। लोगों को लगा कि शायद ये समय नहीं था, जैसे क्योंकि कभी बंद रहता है, कभी लॉकडाउन रहता है, ये समय ठीक नहीं था। तो हमने भी सरकार के ध्यान में लाया और आज भी हमने उनको ईज़ करने का जो तरीका बनाया है कि अगर कहीं 140 रुपये लगते हैं, कम से कम उस कॉन्ट्रैक्टर का आप टाइम बढ़ा सकते हो, उस चीज़ को कम किया जाए ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। और जो भी पूरे देश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मापदंड है, अगर 60 किलोमीटर बाद है, अगर हम अच्छी सड़कें चाहते हैं, अच्छी चीज़ चाहते हैं, थोड़ा बहुत तो हमें, देखिए 2.5 घंटे में उधर पहुंचने वाला रास्ता आज 1 घंटे का है, हम ये सब मानते हैं। तो इसीलिए अगर ये सारी चीज़ें, सरकार के पास पैसा जो होता है वो कहीं से नहीं आता है, हमारी जेबों से गया होता है, इसलिए उसको और आसान तरीका किया जाए, उसके लिए प्रयास होना भी चाहिए। इसके लिए हम उनके ध्यान में ला चुके हैं कि जम्मू कश्मीर विशेष परिस्थिति में हुआ है, इसलिए उनको ये चीज़ें चुपती हैं, उनके पास से उनका बिजनेस भी बंद हुआ, उनको ये चीज़ें ध्यान में लाई गई थी। तो जो सब लोगों की सोच है, उस सोच के साथ हम भी खड़े हैं। सर, स्रोर टोल प्लाज़ा की अगर बात करें हम, वो पिछले काफ़ी समय से जो है खबरों में रहा है और बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी, उनके द्वारा भी हर बार ये कहा जाता है कि उस टोल प्लाज़ा को जो है उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले उनका कई बार प्रेस द्वारा किसी चीज़ को पकड़ लिया जाता है, ऐसा नहीं है। जो सही स्थिति है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उसकी मैंने आपको बताया है। कभी उस चीज़ को अलग तरीके से लेना कुछ लोग करते हैं, लेकिन मैंने जो बताया सही तरीका वही। जी, तो सर SRO 202 की अगर हम बात करें, उसके तहत जो रजौरी में
पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों को निकाला गया था, कठुआ में जो पैरामेडिकल के स्टाफ को निकाला गया था, उनको थक हार के अब जम्मू प्रेस क्लब में आना पड़ा और यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ा। सर, ये इसी 202 के तहत जो है अभी नई जो भर्तियाँ करवाने जा रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक SRO 202 की बात है, मैं तो यही कहूँगा कि माता पिता पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जो काबिल लोग हैं उनका 5 साल का टेस्ट नहीं लिया जाना चाहिए पहले भी। तो इसमें अगर कुछ चेंजेस करनी है तो करनी चाहिए। जो लोग इसके कारण से आक्रोश में हैं, कोई भी काम किया जाता है जनता के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, ना कि उस पॉलिसी के खिलाफ। इस पर पुनर्विचार हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, लोगों की मांग थी, मतलब जब जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील किया गया था तो बीजेपी के द्वारा भी ये कहा गया था कि कुछ समय के बाद इसको जो है स्टेट वापस मिल जाएगी, तो क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल स्टेट मिलेगी, हम दावे से कहते हैं स्टेट मिलेगी। तो ये क्या कारण रहे होंगे, मैंने कुछ चीज़ें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी बड़े एक विजनरी हैं, उनका एक बहुत IQ है। उस चीज़ को देखते हुए तो मुझे लगता है कि वो स्टेट का जो दर्जा था उसमें स्थान भी रहेगा, वही सुविधाएं रहेंगी। लेकिन इस वक्त ज़रूरत थी कि जो कंट्रोल है वो MHA के पास रहे। हमने देखे हैं हमारे नेताओं के घर से, हमारे ऑफिसर्स के घर से जानबूझ करके वहाँ पर बंदूकें उठवा दी जाती है, तो असला लुटा दिया जाता है। इसलिए कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जो आज ऐसे लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में आ चुके हैं, पुलिस में बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने मिलिटेंसी को बिल्कुल ख़त्म किया है, लेकिन ऐसे लोग भी अभी भेड़ें बीच में बैठी हैं जो यहाँ पर ख़राबी करने की कोशिश करते हैं। उनके मिलिटेंट्स के साथ लिंक है, स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। निश्चय ही आने वाले समय में 5 साल बाद, 10 साल बाद वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कंट्रोल भारत सरकार का बहुत ज़रूरी था। वही कारण था कि उन्होंने ये चीज़ें अपने पास रखी हैं। इस स्टेट की हम और तबाही नहीं देख सकते, जिन्होंने की है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। सर, कितना और लोगों को जो है इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए? भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में सरकार भी बनाएगी और स्टेट का दर्जा भी इसको दिलाएगी, ये तय है। जी बिल्कुल। तो यूथ में अभी क्या स्थिति देख रहे हैं आप? कहीं ना कहीं किसी भी हम यूथ की बात करें, कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी लॉ आता है, तो यूथ में कहीं ना कहीं जो गुस्सा पनप जाता है। तो इसका क्या कारण मानते हैं आप? क्या जानबूझ के कुछ इस तरह की स्थिति बनाई जाती है कि मतलब यूथ को उसका अपोज करना पड़े, या यूथ में अब मतलब बर्दाश्त करने की ताकत थी वो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है? देखिए, जिन लोगों के कारण से अनएम्प्लॉयमेंट रही, ये उसके बारे में शुरू से सोचना होगा। आज जम्मू कश्मीर में खास करके धारा 370 के कारण से ना तो यहाँ पर कोई फैक्ट्रीज लगी, मिलिटेंसी के कारण से जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी उनको भगा दिया गया। हमारे यहाँ पर HMT की फैक्ट्रीज हुआ करती थी, उसको मिलिटेंट्स ने भगा दिया। सबसे पहले जब तक हालात सही नहीं होंगे तब ये चीज़ें संभव नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की जब तक सोचा, पर गुड़गांव में चले जाओ, दूसरी चली जाओ, लोग सरकारी नौकरी करना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि हम अपनी फैक्ट्रीज लगा करके, जो स्किल इंडिया का जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया है, हम नौकरी लेने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। इस प्रकार की हमारी सोच है। इसके ये जो कुछ प्रोग्राम शुरू किए गए थे, जो लोन शुरू किए गए थे कोलेटरल फ्री, वो इसलिए किए गए थे कि नौजवान की सोच बदले। हमने यहाँ पर क्लर्क बनाने के कारखाना नहीं लगाना है हिंदुस्तान में, ऐसे लोगों को बनाना है कि जो खुद यहाँ पर अपनी देश की खातिर, अपने मिट्टी की खातिर, अपनी मातृभूमि की खातिर कोई नया करके दिखाएं। और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में आज पिछले एक हफ्ते में 22 मिलिटेंट्स को मारा गया है और कुल मिलाकर के 100 मिलिटेंट से ज़्यादा इस साल में मारे गए हैं। उस खात्मे का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हालात ठीक हों आने वाले समय में। देखिए, आज 5 अगस्त से लेकर के अभी 8 महीने हुए हैं, बहुत कुछ यहाँ बदलना है। 70 साल की गंदगी को हटाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये नौजवानों को उम्मीद करनी चाहिए कि हम
जिस नेतृत्व के पीछे चल रहे हैं वो नेतृत्व भारत की सोचता है, ना कि हर दिन घोटाले वाली सरकार को सोचता है। इस पर यूथ को विश्वास करना चाहिए और विश्वास करते भी हैं। जो उनकी सोच है, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कभी नकारेंगे नहीं। उनको साथ में लेकर के उनकी मर्जी अनुसार ये काम किए जाएंगे। इस चीज़ को थोड़ा समय लगता है, लेकिन समय के साथ साथ ये सब ठीक होगा। सर, डिलिमिटेशन की अगर बात करें, हम एक प्रोसेस जो है शुरुआत की गई थी, कब तक वो पूरा होगा और कब लोगों को जो है यहाँ पे इलेक्शंस में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा? देखिए, लोगों को उम्मीद रहती है अपने पॉलिटिकल लोगों से, और उनसे मिलना जुलना, उनसे काम करवाना, और वो जनता की भाषा को भी समझते हैं, जनता की सोच को भी समझते हैं। आज जम्मू कश्मीर में इस चीज़ की कहीं ना कहीं कमी है। हालात के कारण से यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल है, लेकिन हम ये सोचें कि यहाँ पर जो एडवाइज़र्स हैं या दूसरे लोग हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमने यही देख लिया ये कि इस कोरोना के दौरान एक पास बनवाने के लिए 10 लोगों के पास और ऐसे नंबर दिए कि जहाँ पर कोई फ़ोन नहीं उठाता था। और बिल्कुल पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन ये जो यहाँ पर इरेगुलरिटीज़ हुई हैं उनको सही तरीका करके डिलिमिटेशन भी जल्दी होनी चाहिए। अगर डिलिमिटेशन नहीं भी जल्दी होती तो कम से कम इलेक्शन अगर हो जाए, पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पर बहुत जल्दी आना चाहिए। कुछ लोग डिमांड करते हैं 2021 के बाद सेंसस हो, हम हर तरह से सहमत हैं, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम को रिवाइव किया जाना बहुत ज़रूरी है, ये समय की मांग है। सर, आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ख़ास करके मैं जम्मू कश्मीर की अपनी जनता को कहना चाहता हूँ, हम उस पार्टी के साथ जुड़े हैं जो इस देश को अपनी माँ कहती है, ना कि कोई ज़मीन का टुकड़ा कहती है। और राष्ट्रवाद की लहर को लेकर के हमारे लिए सत्ता प्राथमिकता नहीं है, समाज को बदलना प्राथमिकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने बड़े फैसले, नोटबंदी का फैसला, दूसरे फैसले इसलिए लिए, कई बार सरकारें चली जाती हैं इसके कारण से, लेकिन सरकार की प्राथमिकता ना मान करके, और ये विश्वास करना चाहिए मैं जनता को, आपने इतना साथ दिया है, जम्मू कश्मीर में एक सुधार आएगा। और आने वाला कल हमारे लिए, हमारा समय अच्छा ना निकला हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक कोई अच्छा करके जाएं, इस प्रकार की सोच लेकर के पूरी जनता इस देश को अपना मान करके चले। राष्ट्र के लिए जीऊँगा, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, इस तरह की सोच लोगों को में रहनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एक्स डिप्टी सीएम मिस्टर कुविंदर गुप्ता जी, जिन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पे अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ शेयर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।